एक लड़की जो अपने घर से तो निकली लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं चला। उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस वाले और उसके घर वाले नाकाम रहे। आखिर कौन थी ये लड़की और क्या हुआ था इसके साथ, जानेंगे आज की स्टोरी में। उससे पहले मेरा नाम है करुण और आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट का एक और कमाल का एपिसोड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। और कमेंट में पिक मी लिखना मत भूलना क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास मनीषा गेड़ाम अपनी पेन गेस्ट यानी कि अपनी दोस्त के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। और इसकी जो दोस्त थी इसका नाम था जेनेट। और उसी टाइम जेनेट के मोबाइल पर एक कॉल आता है और कॉल उठाते ही जेनेट के कुछ बोलते ही सामने से कोई लड़का बोलता है और वो कहता है, जेनेट प्लीज फोन मत काटना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और साथ ही साथ मुझे मनीषा से भी बात करनी है। उस शख्स ने जेनेट को कहा, प्लीज 1 मिनट के लिए तुम मनीषा से मेरी बात करवा दो। जेनेट ने उसे साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी मनीषा से बात नहीं करवा पाऊंगी। कॉल पर जो शख्स था उसने कहा, तुम एक बार फोन स्पीकर पर ही रख दो, मुझे मनीषा से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जेनेट ने अपनी कॉल को स्पीकर पर किया और वो लड़का बोला, मनीषा मैं सागर बोल रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगा। सागर ने ये कहा कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, तुम बस 10 मिनट के लिए एक बार मुझसे मिलने नीचे आ जाओ। इनकी बातचीत होने के बाद मनीषा और जेनेट दोनों अपनी बिल्डिंग के नीचे गई। मनीषा और जेनेट दोनों ने ही बोला कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमसे मिलना क्यों चाहते हो। सागर ने कहा कि भाई मैं तो विदेश जा रहा हूँ। सागर ने अपने फोन में टिकट्स दिखाते हुए कहा कि ये रही मेरी टिकट्स, मैं तो विदेश शिफ्ट हो रहा हूँ। साथ ही मनीषा बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी तुमसे छुटकारा मिलेगा। सही है तुम जा रहे हो, ये अच्छी बात है कि मुझे अब तुम बार बार परेशान भी नहीं कर पाओगे। मनीषा के इतनी बात बोलते ही सागर ने मनीषा से कहा कि भाई तुम एक दिन मेरे साथ बिताओ क्योंकि मैं तो अब विदेश शिफ्ट हो रहा हूँ, बस मुझे तुम्हारा एक दिन चाहिए। एक दिन मेरे साथ कहीं बाहर घूमने चलो, मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और शाम को मैं तुम्हें वापस तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर छोड़ दूंगा। सागर मनीषा के आगे बहुत गिड़गिड़ाया। वो बार बार यही बात बोलता रहा कि बस मुझे थोड़ी देर तुम्हारे साथ बितानी है और फिर उसके बाद मैं अपने गांव चला जाऊंगा, मैं उसके बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा और गांव जाने के बाद तो मैं विदेश ही शिफ्ट हो जाऊंगा। मनीषा ने ये सोचकर हाँ कर दी कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर की ही बात है, उसके बाद मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। और मनीषा इसलिए क्यों सोच रही थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मनीषा का ही एक्स बॉयफ्रेंड था। और ये दोनों नेक्स्ट डे बाइक पर बाहर घूमने के लिए चले गए। मनीषा सुबह 10 बजे की गई हुई थी लेकिन देर रात हो चुकी थी, लेकिन मनीषा का यहाँ पर कुछ भी अता पता नहीं था। यहाँ पर एक लड़की थी जो कि मनीषा की बहुत फिक्र कर रही थी। उसे टेंशन हो रही थी कि मनीषा अभी तक वापस क्यों नहीं आई। ये कोई और नहीं बल्कि जेनेट ही थी, क्योंकि जेनेट को ही पता था मनीषा सागर के साथ बाहर घूमने गई हुई है और वो अभी तक वापस नहीं आई। जेनेट ने मनीषा को कई बार कॉल्स लगाने की कोशिश की लेकिन मनीषा का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जेनेट लगातार मनीषा को कॉल्स कर रही थी लेकिन जेनेट की कॉल मनीषा तक नहीं लग रही थी। आखिर जेनेट परेशान होकर मनीषा के भाई प्रतीक को फोन करती है और उसे सब सच्चाई बताती है कि ऐसे ऐसे मनीषा सागर के साथ सुबह की गई हुई है और अब देर रात भी हो चुकी है लेकिन मनीषा अभी तक घर वापस नहीं लौटी। यहाँ पर प्रतीक ये सब बात सुनकर तो शॉक्ड हो ही चुका था और साथ में प्रतीक ये बोला कि भाई तुम एक बार माँ को कॉल करो, माँ को सब सच्चाई बताओ जो भी अभी तक हुआ है और तुम एक बार बात करो, उसके बाद मैं माँ से बात करता हूँ। प्रतीक की सलाह पर जेनेट ने मनीषा की माँ को सब बताया और ये सब सुनकर तो उसकी माँ बेहोश ही हो चुकी थी। जब कुछ देर बाद उसकी माँ को होश आया वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन में सागर के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और इधर से जेनेट भी पुणे के पुलिस स्टेशन में पहुंची और उन्हें सब बताया कि ऐसे ऐसे सागर हमारे पास आया था और मनीषा सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास सागर के साथ बाइक पर निकली थी, लेकिन आज एक दिन हो चुका है और मनीषा का कुछ भी अता पता नहीं है। अब यहाँ पर पुणे में भी पुलिस वालों ने मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अब यहाँ पर बात आती है पुलिस वालों की। जब जेनेट ने पुणे के पुलिस स्टेशन में मनीषा की रिपोर्ट दर्ज करवाई तब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू की लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से नहीं की कि यहाँ पर कोई गुम हुआ भी है या नहीं। उन्होंने एक नॉर्मल तरीके से सिर्फ मनीषा की आसपास के इलाके में पूछताछ की, इससे ज्यादा पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर अब 13-14 दिन बीत चुके थे लेकिन मनीषा के मिलने का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था और इधर मनीषा के परिवार का धैर्य टूट चुका था। तब जाकर मनीषा का भाई पुणे पहुंचा और पुणे में एसीपी नामदेव से मिला, उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने ये भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मनीषा के गायब होने पर किसी और का हाथ नहीं बल्कि इसके पीछे सिर्फ सागर ही है और कोई नहीं कर सकता सागर के अलावा।
प्रतीक ने एसीपी नामदेव को यह भी बताया कि सागर मनीषा से एक तरफा प्यार किया करता था। मनीषा की शादी से पहले भी सागर उसे बहुत परेशान किया करता था और शादी के बाद भी उसे हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सागर नहीं रुक रहा था। जब ये सब कुछ मनीषा के भाई ने पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वालों ने कड़क एक्शन लिया। एक्शन लेने से पहले उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद उन्होंने शुरू से इस केस को जांच किया, इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन शुरू उन्होंने सबसे पहले कहीं और से नहीं बल्कि सागर के मोबाइल नंबर से ही की। उन्होंने सागर के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और उसकी लोकेशन उन्हें कहीं और नहीं बल्कि सागर के घर पर ही मिली। पुलिस सागर के गांव पहुंची। गांव पहुंचते ही पुलिस उसके घर पहुंची और जब पुलिस वहां पहुंची तो सागर अपना मजे से बैठकर टीवी देख रहा था। उसे वहीं पर ही पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की कि भाई बताओ मनीषा कहाँ है। मनीषा 10-15 दिनों से लापता है। तो फिर सागर पुलिस वालों को गुमराह करने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा और जब पुलिस वालों को कुछ और नहीं सूझा तो उन्होंने इसे रिमांड पर लिया। रिमांड पर ले जाने के बाद उसने सब सच बताया कि हाँ भाई मुझे पता है मनीषा कहाँ है, लेकिन उससे अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि मनीषा का तो मैं मर्डर कर चुका हूँ। लेकिन जो इसके पीछे की सच्चाई थी, इसने इसे कैसे मारा और क्यों मारा, यह सुनकर सच में आपका भी दिल दहल उठेगा। तो मैं तो सिर्फ यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मनीषा महाराष्ट्र के अमरावती जिले की कृष्णनगर की रहने वाली थी और यहाँ पर मनीषा के पिता का नाम बापू राव था। मनीषा अपनी स्टडी कर रही थी। स्टडी करते करते इसकी बीए कंप्लीट हुई। बीए कंप्लीट होने के बाद मनीषा ने पुणे के मंत्री अपार्टमेंट विजयनगर में स्थित आईजीटी कंपनी में जॉब कर रही थी। पुणे में मनीषा किसी को जानती नहीं थी, वो सिर्फ जेनेट को ही जानती थी। इसीलिए मनीषा कहीं और नहीं बल्कि जेनेट के साथ ही रूम पार्टनर बनकर रहने लगी। और हर एक परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो कि अपनी बात किसी न किसी के साथ तो शेयर करता ही रहता है, मगर चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो। ऐसे ही मनीषा थी। मनीषा अपनी माँ के साथ सारी बातें शेयर किया करती थी। एक दिन मनीषा ने अपनी माँ से फोन पर कहा कि वो अपने कॉलेज के एक लड़के सागर के साथ प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर उसकी माँ के तो होश ही उड़ चुके थे और इसकी माँ ने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस यही कहा कि मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी और जो वो कहेंगे हम उसी पर निर्भर रहेंगे, हम वही करेंगे। और जब मनीषा के पिता घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद उसकी माँ ने उसके पिता से कहा कि भाई मनीषा का ऐसे ऐसे फोन आया था और वो एक लड़के को पसंद करती है, उससे प्यार करती है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है। और यही बात सुनकर उसके पिता का भी वही हाल था जो उसकी माँ का था। और यहाँ पर अब उसके पिता भी कुछ नहीं कर सकते थे। उसके पिता ने उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया और जब उसके पिता ने सागर के बारे में पता लगाया कि वो काम धंधा क्या करता है, उसका फ्यूचर है भी या नहीं, तब उसके पिता को कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर किसी भी पिता के होश उड़ जाएंगे। सागर कुछ और नहीं बल्कि दारू शराब स्मगलिंग किया करता था। यहाँ पर मौका पाकर मनीषा के परिवार वालों ने, मनीषा के माँ बाप ने मनीषा को खूब समझाया और यहाँ पर मनीषा अपने परिवार की लाज रखते हुए समझ भी गई। उसने सागर को फोन किया, फोन करके कहा कि भाई मेरे परिवार वाले तुम्हारे साथ शादी करने के लिए एग्री नहीं होते। मनीषा ने साफ साफ सागर को मना कर दिया। यहाँ पर मनीषा की ये वर्डिंग सुनते ही कि भाई मनीषा तो सागर से शादी नहीं करेगी बल्कि वो अपने परिवार द्वारा पसंद किए गए लड़के से ही शादी करेगी। ये बात सुनकर सागर के तो होश उड़ चुके थे। वो एकदम बावला सा हो चुका था और यहाँ पर सागर ने उसके बाद भी मनीषा को कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन मनीषा का कॉल बंद जाने लगा। मनीषा सागर की कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद सागर ने मनीषा का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। मनीषा पर रास्ते में रोककर मनीषा पर दबाव बनाता और उसे डराने धमकाने लगता। एक दिन सागर ने मनीषा को रोका और उसे कहा कि भाई तुम मेरे साथ शादी कर लो, ऐसे नहीं तो बेशक भागकर शादी करो, लेकिन मुझे तुमसे ही शादी करनी है। वहां पर भी मनीषा ने साफ मना कर दिया। उसके बाद सागर ने उसे डराया धमकाया कि भाई अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो तुम्हारा हाल तो बहुत बुरा होगा ही, साथ में मैं तुम्हारे परिवार को भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर अब मनीषा सागर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मनीषा ने अपना गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ने के बाद वो यहाँ से पुणे शिफ्ट हो चुकी थी। पहले तो मनीषा अपनी बड़ी बहन के साथ ही पुणे रहने लगी, लेकिन जब मनीषा की जॉब लग गई, उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी, तो वो अपनी बहन को छोड़कर जेनेट के साथ रूम पार्टनर बनकर रहने लगी। यहाँ पर अभी तक मनीषा के पास सागर के कॉल आ रहे थे। सागर उसे कॉल पर बार बार परेशान कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था।
तो मनीषा ने अब यहाँ पर अपना नंबर भी चेंज कर लिया था। मनीषा के नंबर चेंज करने के बाद सागर अब और भी ज्यादा पागल हो चुका था और इसी के चलते वो एक दिन मनीषा के घर पहुंच गया और वहां पर उसे मनीषा की माँ मिली। मनीषा की माँ से सागर ने पूछा कि भाई मनीषा का मुझे नंबर चाहिए, नंबर दो, और नहीं तो मुझे मनीषा का एड्रेस बता दो कि मनीषा पुणे में कहाँ रह रही है। लेकिन उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जब मनीषा की माँ ने मनीषा की कोई भी डिटेल्स नहीं दी तब सागर ने उसे डराया धमकाया, लेकिन उसके डराने धमकाने का कोई भी असर मनीषा की माँ पर नहीं हुआ। तो मनीषा की माँ वहीं के पास ही पुलिस स्टेशन में पहुंची और सागर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। यहाँ पर पुलिस वालों ने सागर को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद जब सागर जेल चला गया, कुछ महीनों तक तो अब सबको राहत मिल चुकी थी कि सागर जेल में है, अब यहाँ पर उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर रहा। जब सागर जेल से छूटा, उसे पता नहीं कहां से, लेकिन मनीषा की फ्रेंड जेनेट का नंबर मिल चुका था। अब वो यहाँ पर जेनेट के नंबर से मनीषा को परेशान किया करता। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और मनीषा को सिर्फ एक ही बात कहता कि मुझसे तुम शादी कर लो, मुझे तुमसे शादी ही करनी है। साथ ही साथ मनीषा को यह भी धमकी दी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं यहाँ तुम्हारे परिवार में तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मनीषा के पिता और उसका भाई पुणे घूमने के लिए आए हुए थे। मनीषा के पिता, मनीषा की बहन और उसका भाई और खुद मनीषा, ये सभी घूमने के लिए गए हुए थे और सागर के भी बार बार फोन आ रहे थे, लेकिन मनीषा ने उसकी कॉल का कोई भी जवाब नहीं दिया और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। इतना करते ही सागर मनीषा के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मनीषा की माँ के साथ मार पिटाई की। मनीषा की माँ को अच्छी चोटें भी आई। इतना पता चलते ही मनीषा के पिता और उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक बार फिर सागर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बार सागर 10-15 दिन के अंदर ही जेल से छूटकर बाहर आ चुका था। अब जब वो दोबारा जेल से छूटकर बाहर आ चुका था, तब तक तो सागर के दिल में मनीषा के लिए प्यार नहीं बल्कि अब एक नफरत बन चुकी थी। साथ ही साथ वो प्लानिंग भी कर चुका था अब उसे मनीषा के साथ क्या करना है। प्लानिंग करते ही वो पुणे पहुंचा। पुणे पहुंचते ही उसने जेनेट को फोन किया, लेकिन जेनेट उस दिन सागर का कॉल पिक नहीं कर पाई, तो उस दिन सागर का काम नहीं बन पाया। एक दिन बाद सागर ने फिर जेनेट के नंबर पर कॉल किया और जेनेट ने कॉल पिक किया और सागर से बात की। सागर ने कहा मुझे सिर्फ मनीषा से बात करनी है। मनीषा भी एक बार बात करने के लिए राजी हो गई और सागर ने मनीषा को ऐसा अपनी बातों में फंसाया कि वो उसके साथ एक दिन घूमने के लिए रेडी हो गई। सागर ने मनीषा के साथ महाबलेश्वर घूमने के लिए प्लानिंग की थी, लेकिन उसका रास्ते में ही प्लान चेंज हो चुका था, वो भी उसी टाइम। वो अपने माइंड में बार बार यही सोच रहा था कि अगर मैं महाबलेश्वर गया तो वहां पर मुझे रात हो जाएगी और मेरा अपना काम खत्म करके मेरा वापस आना लेट हो जाएगा। पुणे में ही भाटगर वाटर के पास ये दोनों पहुंचे और वहीं पर एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। इससे पहले सागर कुछ बोलता, उसी टाइम मनीषा की एक कॉल आई और मनीषा लंबे टाइम तक उस कॉल पर बात करती रही। कॉल कटने के बाद सागर ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास कॉल किसका था, इतने लंबे टाइम तक तुम किससे बात कर रही थी। तो मनीषा का यहाँ पर सिर्फ एक ही जवाब था, मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई है, मैं तुम्हारी बंधी हुई नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती कि मेरे पास फोन किसका आया है, और वैसे भी ये मेरा फोन है, तुम्हारा कुछ भी मतलब नहीं है मुझसे किसी भी बात को पूछने का। एक बार सागर कुछ बोलने लगा तो उससे पहले ही मनीषा बोली कि देखो मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई, तो इसीलिए तुम मुझ पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते। बस यही बात बोलते ही इन दोनों के बीच काफी लंबे टाइम तक बहस चलती रही और गुस्से में आकर सागर ने एक पत्थर उठाया और उसके सर पर दे मारा। सागर इतना गुस्से में आ चुका था, मनीषा से इतनी नफरत कर चुका था कि उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके सर पर वार किया, उसके मुंह पर उसी पत्थर से वार करता रहा और वहीं पर मनीषा ने चीखते चिल्लाते हुए दम तोड़ दिया। मनीषा के वहीं पर मरते ही सागर अब वापिस अपने घर अपने गांव पहुंच चुका था। गांव आते ही उसने सबसे पहले अपना फोन बंद किया और अपने घर में ही रहने लगा। कहीं बाहर आना जाना नहीं था, किसी से मिलना जुलना नहीं था, बस सारा दिन अपने घर में ही बिताया करता था। तो इसीलिए पुलिस वालों ने उसका नंबर ट्रैक किया और उसी के घर में उसे गिरफ्तार किया। उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उसी जगह पर सागर को लेकर गए जहां पर उसने मनीषा का खून किया था। जब पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचे, अब यहाँ पर इस बात को 20 से 25 दिन बीत चुके थे और यहाँ पर पुलिस वालों को एक डेड बॉडी तो मिली, लेकिन उस डेड बॉडी की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो पहचान में नहीं आ रही थी कि ये डेड बॉडी आखिर है किसकी।
उस बॉडी को फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया गया और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मनीषा की ही थी। अब यहाँ पर प्रूफ हो चुका था कि मनीषा को किसी और ने नहीं बल्कि सागर ने ही मारा है। इस मर्डर के जुर्म में सागर को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। एक लड़की जो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे हर एक चीज वो मिल रही थी जिस चीज भी को वो पाने की इच्छा रखती थी। उसकी जिंदगी एक बहुत ही अच्छे ढंग और तरीके से चल रही थी क्योंकि वो अपनी हर एक चीज को मेंटेन करके चला करती थी। उसकी जिंदगी तो अच्छी चल ही रही थी लेकिन साथ साथ वो एक YouTube चैनल पर एंकरिंग का काम भी कर रही थी। जी हाँ, वो उस YouTube चैनल पर एंकरिंग का काम करते करते इतना ज्यादा चर्चाओं में आ चुकी थी कि उसे अब बहुत से लोग जानने पहचानने भी लगे थे। फिर अचानक इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसका मर्डर कर दिया गया। आखिर इसको किस लिए मारा गया था और अगर कोई इससे दुश्मनी रखता था तो वो कौन था? चलिए जानते हैं आज की स्टोरी के बारे में। अगर हमें इस केस को अच्छे ढंग से समझना है तो हमें छत्तीसगढ़ के जांजगीर इलाके में जाना पड़ेगा। ये बात 12 फरवरी 2023 की है। छत्तीसगढ़ का जिला जांजगीर चांपा एक ऐतिहासिक नगर है जिसे कृषि प्रधान के जिले में भी जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि आधारित ऐसे कई व्यवसाय होते हैं। इसी शहर के वार्ड नंबर 18 में पत्रकार गोपाल शर्मा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यानी कि इशिका शर्मा और आर्यन शर्मा के साथ रहा करता था। 12 फरवरी की रात को लगभग 9 बजे के आसपास बिलासपुर से अपनी गाड़ी पर रोहन पांडू अपने दोस्त राजन के साथ इशिका के घर आ पहुंचा। उस दिन इशिका के माँ बाप घर पर नहीं थे, वो किसी काम से कोरबा गए हुए थे। रोहन को देखकर इशिका ने हंसकर उसका ऐसे स्वागत किया जैसे कोई भी मनमुटाव वाली बात तो है ही नहीं। रोहन अपने दोस्त राजेंद्र के साथ इशिका के घर पर पहले भी कई बार आ चुका था। इनकी दोस्ती से यानी कि रोहन और इशिका की दोस्ती से इशिका के पिता गोपाल शर्मा भी बहुत अच्छे से वाकिफ थे। इशिका पिछले 6 सालों से एंकर के रूप में जाना माना नाम बन चुकी थी और जो इसके पिता गोपाल शर्मा थे उन्हें अपनी बेटी इशिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व होता था, जो YouTube पर एक एंकर के रूप में बहुत ही चढ़ता हुआ नाम बन रही थी। जब लगभग 6 साल पहले इशिका ने YouTube पर एंकरिंग करने की सोची तब उसी दौरान इशिका की रोहन पांडू के साथ मुलाकात हुई थी। वो उसके सहायक के रूप में काम किया करता था। रोहन मूल रूप से बिलासपुर जिले के मस्तूरी के गांव में रहा करता था और एक अच्छे परिवार से था। वो भी एक एंकरिंग का शौक रखा करता था। जब रोहन इशिका से मिला, उससे 1-2 बार मिलना शुरू हुआ, तब रोहन इशिका की जो खूबसूरती थी उसके अंदर फंसता ही चला जा रहा था। रोहन इशिका को यहाँ पर बेहद ही पसंद करने लगा था और जो इशिका यहाँ पर थी, इशिका भी उसकी तरफ आकर्षित होती ही जा रही थी। और जब ये सब इन दोनों के बीच चल रहा था, इसी बीच इशिका एक YouTube चैनल के थ्रू एंकरिंग जो कर रही थी उससे उसका एक अच्छा नाम बनता जा रहा था। वो एंकरिंग के साथ साथ अपनी स्टडीज पर भी ध्यान दे रही थी। इशिका LLB की स्टडी कर रही थी। साथ ही उसने राजधानी रायपुर स्थित उषा भाव ठाकरे एंकरिंग का जो विश्वविद्यालय है उसमें भी उसने एडमिशन ले लिया था। वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मीडिया से MSc भी कर रही थी। रोहन पांडू अपने दोस्त राजेंद्र के साथ इशिका के घर पर बैठा हुआ इशिका को देख रहा था। रोहन लगभग इशिका से मिलने 2 महीने के बाद आया था। बातों ही बातों में रोहन ने इशिका से पूछा कि जो अंकल और आंटी ये कोरबा एकदम से कैसे अचानक चले गए। और यही बात करते करते अचानक से इशिका के मोबाइल पर एक फोन आता है और इशिका ने वो कॉल रिसीव की और उसने रोहन की बात को अनदेखा किया, अनसुना किया और वो कॉल पर हंस कर बातें करने लग गई। काफी देर तक इशिका मोबाइल पर पता नहीं किससे लेकिन वो लगातार हंस कर बातें कर रही थी। रोहन पांडू ये देखकर पहलू बदलने लगा। उसे समझते ये चीज देर नहीं लगी कि इशिका किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर में है और वो उसी लड़के के साथ फोन पर बात कर रही है। वो बातें भी कर रही थी और इशिका हंसते हुए रोहन की ओर भी देख रही थी। ये देखकर सच में रोहन को वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया।
जब फोन पर बातचीत इशिका की बंद हो गई तो रोहन ने अपने कड़े शब्दों में इशिका से कहा कि तुम नहीं सुधरोगी। मैंने तुम्हें लाख बार समझाया होगा कि मुझे तो यही लगता है कि शायद मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। रोहन की बात का इशिका ने जवाब देते हुए कहा, तुम मुझ पर अब बंधन लगाने लगे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहूँ, रोहन ने कहा कि मैं तो अपने दिल की बात पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ और इसीलिए मैं तुम पर थोड़ा सा ही सही लेकिन अधिकार रखता हूँ। यहीं पर इशिका ने कहा, देखो रोहन, जिन्होंने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अभी तो मैं उनकी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं मानती। रही बात तुम्हारी, तो तुम और हम तो सिर्फ अभी दोस्त हैं, इससे आगे और कुछ भी नहीं। रोहन यहीं पर बोला कि कभी तो तुम कुछ कहती हो और कभी तुम कुछ और कहती हो। तुम्हें समझना सच में मेरी समझ से तो बाहर है, मगर मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि तुम मेरे सामने ही किसी और लड़के के साथ बात कर रही हो। वहीं पर इशिका ने एक बार और जवाब दिया कि रोहन, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, ऐसे भी और भी कई लड़के हैं जो मेरे दोस्त हैं और तुम इन सब बातों को दिल पर मत लो। फिर अचानक से इशिका को पता नहीं क्या हुआ, उसने शांत होकर हंसते हुए रोहन से कहा, चलो ठीक है, अब आगे क्या करना है वो बताओ। रोहन ने राजेंद्र की ओर देखते हुए कहा, चलो ठीक है, अब होटल चलते हैं, वहीं पर खाना खाएंगे। इसके बाद वो दोनों होटल के लिए घर से निकले। सोमवार 13 फरवरी 2023 के दिन सुबह 10 बजे गोपाल शर्मा ने अपने बेटे आर्यन को फोन लगाया। जब उन्होंने अपने लड़के को कई बार फोन लगाया तो उसके लड़के ने एक बार भी उनकी कॉल को पिकअप नहीं किया। तब वहां पर गोपाल शर्मा ने अपनी लड़की इशिका शर्मा को फोन किया, मगर उसने भी कॉल रिसीव नहीं की। कई बार फोन लगाने के बाद भी जब दोनों ने कॉल रिसीव नहीं की, तब गोपाल शर्मा और उनकी पत्नी जानकी शर्मा बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे। दोपहर के 11 बजे कॉलोनी के गार्ड रघु को फोन किया गया। जी हाँ, ये कॉल भी रघु के पास गोपाल शर्मा का ही आया था। तो गोपाल शर्मा ने कहा कि रघु, मैं अपने बेटी इशिका शर्मा को और अपने बेटे आर्यन शर्मा को लगातार फोन पर फोन किए जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया और मैं कोरबा आया हुआ हूँ। हमें सच में बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। जरा एक बारी घर जाकर तुम दोनों में से किसी एक से भी मेरी बात करवा दो। आज संडे है, हो सकता है कि वो दोनों सोए हुए हों। गोपाल शर्मा के कहने पर जो कॉलोनी का गार्ड था वो गोपाल शर्मा के घर पर पहुंचा। अंदर झांकने के बाद जब उसने देखा कि गेट तो खुला ही हुआ है, वो अंदर चला गया। तभी उसने जब अंदर देखा तो अंदर इशिका की बॉडी पड़ी हुई थी। जी हाँ, इशिका का किसी ने मर्डर कर दिया था। ये देखकर रघु सच में बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और शोर मचाकर उसने पड़ोसियों को बुलाया। लोग जब गोपाल शर्मा के घर पर गए, जब उन्होंने अंदर जाकर देखा, एक कमरे में तो इशिका की बॉडी पड़ी हुई है और दूसरे ही कमरे में आर्यन शर्मा, जो कि अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर सोया हुआ था। उसे जगाया गया जब वो उठकर बैठा और जब वो ये कुछ इतने में समझ पाता, इतने में जब उसकी नींद खुली, नींद खुलते ही उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर हो क्या रहा है और असल में यहाँ पर पिछली ही रात क्या हो चुका है। उसे ये कुछ समझने में थोड़ी देर लगी और जब उसने अपनी बहन की बॉडी को देखा तब वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि इशिका को आखिर मारा किसने। इसी बीच किसी ने वहीं की लोकल पुलिस को खबर दे दी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर पहुंची। इशिका के पिता गोपाल शर्मा उस जगह के नगर के पत्रकार थे और जो गोपाल शर्मा का घर था वहां पर भी बहुत ही ज्यादा अब भीड़ जमा हो चुकी थी। जब गोपाल शर्मा को ये सब पता चला तो वो तुरंत ही उसने कहा कि मैं यहाँ से कोरबा से अभी निकल रहा हूँ। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। एसपी विजय अग्रवाल से ये जो इशिका थी वो अक्सर मिला करती रहती थी, इसीलिए जब उन्हें इशिका के मर्डर के बारे में पता चला तो वो भी तुरंत ही इशिका के घर पर पहुंच गए। तुरंत ही पुलिस वालों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया ताकि जिसने भी इशिका का मर्डर किया था वो तुरंत ही पकड़ा जा सके। मगर जो खोजी उनका कुत्ता था वो पास ही मोहल्ले में जाकर वापस आ गया।
विजय अग्रवाल ने जो उस लोकल पुलिस स्टेशन की टीम को बुलाया गया था, उसी टीम के इंचार्ज को वो ऑर्डर दिए कि जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये जल्द से जल्द निपटाई जाए और मुझे तुरंत ही इसमें जिसका भी हाथ है मुझे वो तुरंत ही बहुत जल्दी चाहिए, इसीलिए तुम अपने काम में तेजी बढ़ा दो। पुलिस ने इशिका के भाई आर्यन से पूछताछ की तो उसने बताया कि कल रात को रोहन पांडू और राजेंद्र सूर्या, जो ही रोहन पांडू का दोस्त था, ये दोनों घर आए हुए थे। तो कुछ समय बाद रोहन ने दीदी से कहा कि चलो होटल में डिनर करने के लिए चलते हैं। उस पर इशिका ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। रोहन के कहने पर बाद में ये तय हुआ कि रोहन पांडू और राजेंद्र सूर्या जाकर होटल से खाना लेकर आएंगे और वो घर पर ही बैठकर खाना खाएंगे। दोनों खाना लेने चले गए। रात को सभी लोगों ने खाना खाया और फिर उसे पता नहीं क्या हुआ। अब पुलिस के समझ में सारी कहानी आ चुकी थी। जो भी पुलिस वाले थे, उनके इंचार्ज थे, जो भी 2-3 टीम यहाँ पर लगी हुई थी, उन्हें ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि रोहन पांडू ने ही खाने में नींद की गोलियां मिला दी होंगी, जिसके कारण आर्यन को नींद आ गई और उन दोनों लोगों ने उसके बाद इशिका का मर्डर कर दिया। इशिका की बॉडी को पहली नजर में ही देखकर पुलिस वाले ये समझ चुके थे कि इशिका का मर्डर ही हुआ है, क्योंकि जो इशिका का गला था उस पर निशान थे। निशान भी गला दबाने के ही निशान थे। पुलिस वालों ने तुरंत ही इन दोनों को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स दिए। पुलिस को आर्यन शर्मा के बयान पर रघु पांडू पर ही शक जा रहा था, क्योंकि वही राजेंद्र सूर्या के साथ उसी रात को घर पर आया था। आखिरकार पुलिस वालों ने एक ही दिन में रोहन पांडू को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था और जब उसे लोकल पुलिस स्टेशन में लाया गया तब उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान रोहन पांडू ने इशिका के मर्डर के बारे में तो बताया ही, लेकिन साथ में उसने अपने दोस्त के बारे में भी बताया जो इस मर्डर में शामिल था। और जो उसका दोस्त था राजेंद्र सूर्या को, उसे भी रोहन पांडू के बयान पर अरेस्ट कर लिया गया। रोहन ने बताया कि वो पुलिस वालों के डर से राजपुर जिला चला गया था, जहां वो उसे अपने दोस्त से मिला और उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए ताकि उसकी पहचान ना हो सके। बाल कटवाने के बाद वो कवर्धा पहुंचा और वहां से वो मुंगेली जा रहा था और तभी पुलिस वालों ने मुंगेली जाते हुए रास्ते में इसे धर दबोचा। दोनों आरोपियों को अब पुलिस वालों ने दबोच लिया था और इनसे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के दौरान पुलिस वालों ने सारे सबूत इकट्ठा किए। आरोपी रोहन और राजेंद्र दोनों मसूरी जिला बिलासपुर के निवासी थे। जब इन्हें अरेस्ट किया गया था, इसके बाद जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने वो सारी कहानी उगली जो इशिका शर्मा के मर्डर में शामिल थी। रोहन पांडू ने बताया कि 12 फरवरी 2023 की रात जब वो राजेंद्र सूर्या के साथ होटल ग्रीन पॉइंट से खाना लेकर निकला तो पहले दोनों ने नहर किनारे जाकर शराब पी और वहीं पर तय किया कि इशिका के अब पर निकल आए हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा उड़ रही है, इसीलिए उसका अब यहाँ पर मर्डर करना बनता है। दोनों जब घर पर पहुंचे तब इशिका को फोन पर बात करते देख मानो रोहन पांडू के तन बदन में आग लग चुकी थी। बातचीत खत्म हुई तब वो होटल से तय किया गया खाना खाने के लिए ये बैठ गए। बैठकर जब ये रोहन पांडू और राजेंद्र सूर्या खाना खा रहे थे और साथ में जब आर्यन भी बैठकर खाना खा रहा था, आर्यन के खाने में पहले से ही इन्होंने मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां लाकर ये मिला चुके थे। खाना खाने के बाद जब आर्यन के खाना खाने के बाद उसे महसूस होने लगा कि वो नींद की बेहोशी में जा रहा है, तब ये बात वहां पर बैठे रोहन पांडू को दिख चुकी थी। तब वो उसे पकड़कर उसके बेडरूम में जाकर सुला आया। थोड़ी ही देर में इशिका और रोहन के बीच फिर से एक बारी बहस शुरू हुई। रोहन ने तड़कते भड़कते हुए कहा कि आज तुम फैसला कर ही लो कि तुम सिर्फ मेरी हो। इस पर नाराज होकर इशिका ने कहा कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, मेरे भी तो कुछ सपने हैं, तुम्हें अभी इंतजार करना होगा, कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग अलग है, ये बात तुम अच्छी तरीके से समझ लो। रोहन ने गुस्से में कहा कि मुझे तुम्हारे रंग शुरू से ही ठीक नहीं लग रहे थे, तुम तो जब पढ़ लिख कर कुछ बड़ी बन जाओगी तब तुम मुझसे कहाँ बात करोगी, तब तो तुम मुझे भूल ही जाओगी, तुम तो अभी से पता नहीं कितने लड़कों के चक्कर में फंसी हुई हो, मेरा क्या होगा, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिए हैं, अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो करो और सुन लो मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं, ये मुझे तुम मत बताया करो। इतना सुनते ही रोहन पांडू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका पारा हाई हो चुका था। वो समझ गया कि इशिका से जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करता है उसके हाथों से वो निकलती चली जा रही है
अब उसे ही कुछ करना होगा। ये सोचकर वो गुस्से से आगे बढ़ा और इशिका को कई थप्पड़ जड़ दिए। जब इशिका ने इस बात पर विरोध किया तब रोहन पांडु ने इशिका का गला पकड़ लिया। वो इशिका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तड़फने लगी थी। इशिका ने अपने आप को बहुत ज्यादा छुड़ाने की कोशिश की तो राजेंद्र सूर्या ने भी इशिका के पैरों को पकड़ लिया था और दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद जो घर पर कुछ सोने के सिक्के रखे हुए थे और अंगूठी अन्य बहुत सी ज्वेलरी रखी हुई थी और वो इशिका की स्कूटी लेकर वहां से निकल गए ताकि पुलिस को ये लगे कि चोरी करने की नियत से किसी ने इशिका का मर्डर कर दिया है। पुलिस ने उन आरोपियों से पूछताछ के बाद उनके हाथ से 3 मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी, चांदी का सिक्का, सोने का लॉकेट, सोने का ब्रेसलेट, एक स्मार्ट वॉच, चांदी की मूर्ति और वो स्कूटी जो इशिका की थी, ये सब इन दोनों से ये बरामद कर चुके थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों रोहन पांडु और राजेंद्र सूर्या को गिरफ्तार करके धारा 302, 397 के तहत मामला दर्ज करके दोनों को 14 फरवरी 2023 को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि एक लड़का जो एक लड़की से सच्चा प्यार करता था वो कई हद तक उसे अपनी जान माना करता था और लड़की यहाँ पर उसके प्यार को पता नहीं समझ ही नहीं पाई या उसे चीट कर रही थी या क्या कर रही थी। उस लड़के ने बहुत ही समझाने की कोशिश की और इसी कारण चलते हुए उस लड़के ने इशिका शर्मा का मर्डर कर दिया। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या उस लड़के ने ठीक किया या फिर यहाँ पर उस लड़के को ये समझना चाहिए था कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती तो इससे दूर ही हो जाना बेहतर है, या उसने ये इशिका का मर्डर करके डिसीजन सही लिया। और यहाँ पर अब बात आती है इशिका की। इशिका ने उसका प्यार कभी समझा ही नहीं था तो यहाँ पर इशिका तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। बात आती थी रोहन पांडु की, उसे क्या करना चाहिए था, उसे उसके इशिका को ना मारने के बाद और क्या ऑप्शन थे। आप मुझे ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 28 अगस्त 2022 क्या हुआ था इस दिन? सैर करते हुए लोगों को मिली एक ब्लेनो कार जिसमें एक लड़की की मिली लाश। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लेनो कार जो कि सुनसान इलाके में खड़ी हुई मिली। ये कार गुजरात के वलसाड गांव में दिखाई दी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ एक बिल्कुल सुनसान इलाका था और साथ में ही नदी बह रही थी। वहाँ पर जब लोग टहल रहे थे उन्हें कार दिखाई दी और उन्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक ब्लेनो कार खड़ी है। कार के आसपास उस टाइम कोई भी नहीं था और जब वहां पर घूम रहे लोग कार के आसपास पहुंचे और जब उन्होंने उस गाड़ी के अंदर देखा तो वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। और जब उन्होंने लाश देखी तो उसी टाइम उन्होंने पुलिस वालों को फोन कर दिया तो वहीं के पास ही पारदी पुलिस स्टेशन इंचार्ज वहां पर पहुंचे और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर अपनी जांच करनी शुरू कर दी। और ये दिन था 28 अगस्त 2022 का। और जब पुलिस वहां पर पहुंची उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की उन्होंने कार की हालत देखी और साथ ही जब बॉडी की उन्होंने हालत देखी तो उन्हें ये देखते ही समझ आ चुका था कि ये तो सीधा सीधा मर्डर किया गया है। महिला को देखने में उसकी उम्र करीबन 30-32 साल के आसपास लग रही थी और उसके गले पर साफ साफ निशान दिखाई दे रहे थे कि जैसे उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया हो। और उसकी जो चप्पलें थी वो ड्राइविंग सीट के नीचे पड़ी हुई थी जबकि उस महिला का शरीर कार की पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। और जिस हालत में इस महिला की बॉडी कार में पड़ी हुई थी तो उससे तो साफ लग रहा था कि जैसे ये आगे कार में बैठी हुई थी और इसका गला दबाकर इसे मारने के बाद इसे खींचकर पीछे फेंका गया हो। और गले को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी पर कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं था, ना ही उसके कपड़ों को कुछ हुआ था, ना ही उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ एक निशान था और वो था गले पर। और जब पुलिस वालों ने जांच की गई तो ये भी सामने आया कि इस महिला ने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पर गाड़ी की चाबी, महिला का पर्स, ये सब चीजें वहां पर नहीं थी। पुलिस वालों को बस एक ही बात दिमाग में बार बार खटक रही थी, जब हथियारों ने इसे मारने की कोशिश की थी तब इस महिला ने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्यों? और जैसे कि हर केस में होता है कि हथियारों का पता लगाने से पहले जिसका मर्डर किया गया होता है उसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही पुलिस वाले यहाँ पर भी इस महिला के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए थे। और जैसे कि मैंने बताया कि वहां पर एक गाड़ी थी जिसमें बॉडी पड़ी हुई थी, तो उस गाड़ी के नंबर से पुलिस वालों ने पता लगाया कि आखिर में ये महिला है कौन। और ऐसे ही आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी ढूंढनी चाहिए
और जैसे ही पुलिस वाले इस रिपोर्ट की जांच कर रहे थे तो पुलिस वालों को पता चला पास ही के किसी पुलिस स्टेशन में 27 अगस्त की शाम को उसी के पति ने वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी। जब पुलिस वालों को इतना पता चला तो उन्होंने हरीश से कांटेक्ट करने का प्रयास किया। जब हरीश ने अपनी बीवी की लाश को देखा और अपनी कार को देखा तो वो तो फूट फूट कर रोने लगा। तो उसने यही बताया, हाँ जी, ये तो मेरी पत्नी है वैशाली बलसार। हरीश ने यही बताया कि 27 अगस्त की शाम को मेरी पत्नी मुझसे तो यही कहकर निकली थी कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ और वो बिल्कुल अकेली गई थी। और जब देर शाम तक वो वापस घर पर नहीं पहुंची तो उसने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। काफी देर तक वैशाली का फोन ट्राई करने के बाद तब वो घबरा चुका था। तो उसके पति हरीश ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और आसपास के कई लोगों से अपनी पत्नी वैशाली के बारे में पूछा, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। कहीं से भी पता नहीं चल रहा था कि वैशाली आखिर में है कहां पर। हर तरफ से निराश होने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने अपनी पत्नी वैशाली की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस में जितने भी बड़े बड़े वहां के ऑफिसर्स थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन तो पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब इसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स भी शामिल हो चुके थे। उन्होंने डॉग स्क्वाड को और भी अपने कई पुलिस वाले इस केस में लगा दिए और वैशाली की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए वैशाली की बॉडी को गुजरात भेज दिया गया था। फोरेंसिक टीम ने जहां पर वैशाली की लाश मिली थी वहां से बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा किया। अब इतनी बात तो पुलिस वालों के सामने क्लियर हो चुकी थी कि यही वैशाली बलसारा है। अब पुलिस वालों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात खनक रही थी कि वैशाली की दुश्मनी किससे हो सकती है कि वो सीधा उसका मर्डर ही कर दे, या फिर उसकी शोहरत से किसी को जलन थी। मैं आपको यहाँ पर यह बात बता दूं कि वैशाली मशहूर गरबा सिंगर थी। जी हाँ दोस्तों, वो गुजरात की जानी मानी गरबा सिंगर थी। पुलिस वालों के तो दिमाग में सिर्फ यही बात खनक रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है, इतनी दुश्मनी किसकी थी वैशाली के साथ कि उन्होंने सीधा वैशाली को मौत के घाट ही उतार दिया। वैशाली के मर्डर में जब पुलिस ने हरीश से पूछताछ की गई तो हरीश ने यही बताया कि जाते समय वैशाली ने किसी से मिलने की बात कही थी और कुछ देर में वापस आ जाने की भी बात कही थी कि मैं अभी किसी से मिलने जा रही हूँ और कुछ समय बाद मैं वापस घर आ जाऊंगी। इससे ज्यादा तो हरीश को भी कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, ये सब हरीश को नहीं पता था। और पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस वालों को ये पता चला जहाँ पर वैशाली स्टेज सिंगिंग किया करती थी वहीं पर उसका पति हरीश भी म्यूजिक सिस्टम में गिटार बजाने का काम किया करता था। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वैशाली ही मशहूर थी, हरीश भी कुछ कम नहीं था। हरीश और वैशाली दोनों ही जाने माने सिंगर माने जाते थे। वैशाली और हरीश गुजरात और मुंबई में ही नहीं बल्कि वो विदेशों में जाकर भी अपने परफॉर्मेंस किया करते थे। मशहूर गरबा सिंगर वैशाली की मौत की सनसनीखेज मिलते ही पूरे गुजरात का हाल कुछ ऐसा हो गया हो कि जैसे पूरे गुजरात में ही मातम सा छा गया हो। और जब वैशाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उन्हें पता चला कि हाँ, ये बात तो सच है कि वैशाली की मौत सिर्फ और सिर्फ गला दबाने के कारण हुई है। जिसने भी वैशाली को मारा था उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई दे रहा था अभी तक कि वो सिर्फ वैशाली को यहाँ पर मारने के लिए ही आएगा। और पुलिस वाले तो यही समझ रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई पैसों की बात होती या फिर कुछ और बात होती तो वो वैशाली को मारकर उसकी कार भी वहां से ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस वालों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात खनक रही थी कि उसका मर्डर किसने और किस लिए किया है। अभी भी पुलिस वालों को यही शक था कि शायद वैशाली की प्रॉपर्टी के लिए उसकी हत्या की गई हो। पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन फिर पुलिस ने सोचा कि ऐसे तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी टीम को 6 टीमों में बांट दिया और सभी को अलग अलग काम दे दिया। पुलिस वालों ने सबसे पहले वैशाली और हरीश के संबंधों की जांच जुटाना शुरू किया कि आखिर में इन दोनों के आपसी संबंध कैसे थे, कि इन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा था या फिर अच्छे से प्यार से रहते थे। पुलिस अभी सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में जानने में लगी हुई थी कि इन दोनों का व्यवहार आपसी में कैसा था। हरीश और वैशाली की मैरिज साल 2011 में हुई थी। दोनों की ही एक बेटी भी है, जबकि हरीश बलसारा पहले भी शादीशुदा था और उसकी पहली बीवी से एक बेटी थी। जब वैशाली का मर्डर किया गया उस समय हरीश, वैशाली और इनकी दोनों बेटियां हरीश की माता पिता के साथ ही एक परिवार बनकर रहा करते थे।
परिवार में किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सभी आपसी में प्रेम प्यार से रहा करते थे। बस पुलिस को यह सब पता चला और पुलिस वालों का इतना शक तो क्लियर हो चुका था कि हरीश हमसे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हरीश हमसे छिपा रहा हो। इतनी बात जानने के बाद अब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ा दिया गया। पुलिस वालों ने पास ही में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू किया और वहां एरिया के जितने भी लोग थे, आप मानोगे इतने लोग कि वहां पर एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि उन्होंने वैशाली के बारे में ना पूछा हो। और लगभग वहां पर 100 से 120 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वालों ने एक भी कैमरा नहीं छोड़ा, सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाल लिया। इन सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के बाद पुलिस वालों को एक ऐसा सबूत मिला। सीसीटीवी कैमरे में यह सामने आया कि वैशाली के मरने से पहले उसे एक लड़की के साथ देखा गया था, जो कि बबीता नाम की लड़की थी और वो उसी की दोस्त थी। अब पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने बबीता की कॉल डिटेल्स को निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस वालों ने बबीता की कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया, तब उनके सामने एक और सबूत आया कि कॉल डिटेल्स में ये साफ पता चल रहा था कि जब वैशाली का मर्डर हुआ था उस टाइम बबीता भी उसी के साथ उसी गाड़ी में मौजूद थी। यानी कि जब वैशाली का मर्डर किया जा रहा था उस टाइम पर बबीता वहां पर मौजूद थी, एक चश्मदीद गवाह की तरह। पुलिस वालों ने बबीता के बारे में भी खंगालना शुरू कर दिया कि वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है और उसका क्या क्या सीन है। और पुलिस वालों को ये पता चला कि वो तो अभी 8 महीने की गर्भवती है, यानी कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसे में इन सभी बातों की पूछताछ करना बबीता के सामने, और वो भी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उसकी तबीयत भी कुछ ऐसी ही चल रही थी। तो पुलिस वालों को ये कुछ सही नहीं लगा कि हम जाकर बबीता से वैशाली के मर्डर के बारे में कुछ बात करें। पुलिस वालों के दिमाग में यही चल रहा था कि हमने कैसे ना कैसे करके बबीता से पूछताछ तो करनी ही है। लेकिन उनके दिमाग में एक बात और चल रही थी, अगर हम वैशाली के मर्डर के बारे में बबीता से कुछ बातचीत करते हैं और उसकी हालत तो पहले ही कमजोर सी है, अगर उसके माइंड में कुछ रिएक्ट कर गया या फिर इस बात को सुनकर उसे कोई और परेशानी हो गई, उसे टेंशन ले ली, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे पर भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर पता चला कि बबीता का 10 साल का एक लड़का भी है। पुलिस ने इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक नई और एक अनोखी तरह की तरकीब निकाली। यहाँ पर पुलिस ने सबसे पहले डॉक्टर्स की एक टीम बनाई। फिर बबीता के घर जाकर पुलिस ने उसे बताया कि आपकी दोस्त वैशाली बलसारा की हत्या हो चुकी है। जांच में तो यही पता चला है कि जब वैशाली का मर्डर किया गया था तब आप वहां पर उसके साथ मौजूद थीं। तो इसीलिए हम आपसे वैशाली के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं ताकि आपके दोस्त के हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जा सके। और इसी के साथ पुलिस वालों ने बबीता को इन जो डॉक्टर की टीम उसके घर गई थी उनसे भी मिलवाया, ताकि उसे ये ना लगे कि उसे किसी तरह की परेशानी होगी। इसीलिए पुलिस वाले डॉक्टर्स की टीम बनाकर उन्हें अपने साथ बबीता के घर ले गए थे। इसी तरह बबीता को भी पुलिस वालों पर भरोसा हो चुका था। बबीता के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद पुलिस वालों ने ये भी पूछा कि पहली बार जब आप वैशाली से मिली थी तो आपको कुछ ऐसा नजर आया था कि कोई वैशाली का पीछा कर रहा हो या फिर वैशाली की कोई किसी के साथ दुश्मनी हो, आपको कुछ ऐसा लगा? तब बबीता ने पुलिस वालों को उलझाने का प्रयास किया। तो बबीता ने झूठ बोलते हुए पुलिस वालों से सिर्फ यही बात कही कि हाँ, जब मैं आखिरी बार वैशाली से मिली थी तब वैशाली के साथ 2 आदमी थे। अब ये तो मैं नहीं जानती कि वो कौन थे, लेकिन हाँ, मैंने 2 आदमियों को वैशाली के साथ जरूर देखा था, जिनमें से अगर उन दोनों को बबीता के सामने लाया जाए तो वो एक को तो जरूर पहचान लेगी। एक की शक्ल उसके माइंड में अभी तक बनी हुई है। तो इस पर पुलिस वालों ने जितने भी सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया था वो सभी सीसीटीवी फुटेज बबीता को दिखाए गए। इसके अलावा भी जो जिन पर पुलिस वालों को शक था उनके फोटोग्राफ दिखाए गए कि हाँ भाई बताओ, इनमें से कोई है, किसी को आपने देखा था। और पुलिस वालों को भी इतनी बात तो पता थी कि ये वो फोटोज हैं जो हम बबीता को दिखा रहे हैं कि इन लोगों का वैशाली के मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस वालों का ये एक चक्रव्यूह था, जिसे हम कह सकते हैं कि पुलिस वालों ने एक जाल बिछाया था बबीता के लिए। क्योंकि बबीता जब पुलिस वालों को उलझा रही थी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मैंने 2 लोगों को इसके साथ वैशाली के साथ देखा था, तो पुलिस वालों के माइंड में आ चुका था कि बबीता हमसे कुछ छुपा रही है। तो इसीलिए पुलिस वालों ने ये जाल बनाया था कि ऐसे कई सारे लोगों की फोटोज बबीता के सामने रखी। तो जैसे कि पुलिस वालों ने जाल बिछाया था तो फिर बबीता ने उन फोटोज में से एक बंदे का नाम लिया कि हाँ जी ये है, मैंने इसको वैशाली के साथ देखा था। और फिर पूरे यकीन के साथ पुलिस वालों को बताया कि हाँ ये है जो वैशाली के साथ जिसे मैंने देखा था।
और इसी तरीके से पुलिस वालों का शक तो यकीन में बदल चुका था कि बबीता साफ साफ झूठ बोल रही है, क्योंकि पुलिस वालों को तो ये पता ही था कि ये वो लोग हैं जिनको बबीता जानती भी नहीं है और ना ही ये लोग बबीता को जानते हैं। और इसी प्रकार महिला पुलिस ने बबीता को बिठाकर, अभी तक तो वो प्यार से फुसलाकर बबीता को समझा रहे थे कि हमें तुम सच बता दो कि क्या सच है। तब बबीता ने उन्हें कुछ थोड़ा थोड़ा बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, जी हाँ वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। अब ये बात भी सच है कि जब कोई जुर्म करता है तो जब वो अपराधी पकड़ा जाता है तो वो हमेशा झूठ ही बोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि हाँ ये मैंने किया है, इसे मैंने मारा है, या फिर ये चोरी मैंने की है, या फिर ये किडनैपिंग मैंने की है, या फिर ये मर्डर मैंने किया है। ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता। और जैसे ही जब पुलिस वालों ने अपना एक झूठ बनाकर अन्य लोगों की तस्वीरें बबीता के सामने रखकर एक झूठ को सच में बदलने के लिए बबीता के सामने फोटोज रखी कि हाँ भाई बताओ इनमें से कौन था, और जैसे ही बबीता ने उन फोटोज में से एक फोटो पर उंगली रखी कि हाँ जी ये था, तो वहीं पर साफ था बबीता फंस चुकी थी। पुलिस वालों को यकीन हो चुका था कि हाँ बबीता ही है जो इस मर्डर में शामिल थी। जब बबीता को पता लगा कि हाँ अब मैं फंस चुकी हूँ, तो फिर उसने पुलिस वालों के सामने सारा चिट्ठा खोल दिया। असल में इस मर्डर की कहानी 25 लाख रुपए से शुरू की जाती है। बबीता और वैशाली ये दोनों दोस्त थी। जी हाँ, ये दोनों दोस्त करीबन 2 साल से एक दूसरे को जानते थे। अब बात यहाँ पर यह आती है कि बबीता ने वैशाली से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। अब यहाँ पर बात वही थी कि जो बबीता ने वैशाली से 25 लाख रुपए लिए थे, बबीता उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी, जबकि वैशाली अपने पैसों के लिए बबीता को बार बार कॉल मैसेजेस ये सब कर रही थी कि भाई मेरे पैसे मुझे लौटा दो, मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है। और जब वैशाली का मर्डर हुआ था उससे एक हफ्ता पहले भी वैशाली ने बबीता से फोन किया और उसे कहा कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पति को या ऐसे ऐसे मैं सभी को बता दूंगी कि तुमने मुझसे उधार पर 25 लाख रुपए लिए हैं और अब तुम दे नहीं रही हो। मतलब कि बात यह थी कि वैशाली ने उस टाइम बबीता पर एक दबाव बना दिया था कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम कहीं से भी ला कर दो। और जब बबीता के ऊपर इतना प्रेशर आ गया था कि पैसे वापस लौटाने हैं, तो बबीता के दिमाग में कुछ और नहीं सूझा। उसने सीधा फेसबुक ओपन किया और वहां पर किलर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। और उसने फेसबुक पर 2 किलर्स को ढूंढ भी लिया और उनसे बातचीत की कि ऐसे ऐसे एक लड़की का मर्डर करना है, तो क्या तुम ये कर सकते हो? तो उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो उन 2 किलर्स ने बबीता से 10 लाख रुपए की मांग करी कि हाँ हम आपका काम कर देंगे, लेकिन हमें इस काम के बदले 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। जब बबीता ने उन 2 किलर्स के साथ बात की, जब पैसों का सौदा किया, तब वहां पर उनकी बात 8 लाख रुपए पर आकर रुक गई कि हाँ मैं तुम्हें 8 लाख रुपए दूंगी और तुम जाकर वैशाली का मर्डर कर दो। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, जी हाँ आप हमें 8 लाख देना, हम जाकर उसे मार देंगे। तो फिर उसके 4-5 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त 2022 के दिन बबीता ने वैशाली से बात की। उसने वैशाली से कहा कि इस समय मेरे पास सिर्फ 8 लाख रुपए हैं, क्या तुम्हें इतने पैसे अभी चाहिए? तो तुम आओ और मुझसे पैसे ले जाओ। तो बबीता ने वैशाली को कहा मेरे पास 8 लाख रुपए हैं, तुम आओ और ले जाओ। बबीता ने पुरानी डायमंड्स की बंद फैक्ट्री के पास वैशाली को बुलाया और बबीता ने यहाँ पर चालाकी दिखाई। चालाकी ये दिखाई कि वैसे तो वो अपनी गाड़ी से आया जाया करती थी और वो प्रेग्नेंट भी थी, तो उसने चालाकी ये दिखाई कि वो स्कूटी से आई और स्कूटी जहाँ पर वैशाली को बुलाया था पुरानी बंद फैक्ट्री के पास, वहीं से कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर अपनी एक्टिवा को खड़ी करके वो वहां से ऑटो रिक्शा में वैशाली के पास पहुंची। और यहाँ पर तो पहले ही बबीता ने 2 किलर्स को सुपारी दे दी थी वैशाली की। तो जो जगह बबीता ने वैशाली को बताई थी पुरानी डायमंड्स की बंद फैक्ट्री, वहीं पर उन 2 किलर्स को भी भेज दिया था और वो 2 किलर्स छुपे हुए थे ताकि वैशाली आए और कैसे भी करके बस उसे खत्म करना है। बबीता वहां पर पहुंची और वहां पर वो उन 2 किलर्स के साथ बेसब्री से इंतजार कर रही थी वैशाली के पहुंचने का। वैशाली वहां पर पहुंची और उसने बबीता को देखा। बबीता को देखने के बाद उसने अपनी कार वहीं बबीता के पास रोक दी। कार रुकते ही बबीता और उसका एक साथी, एक तो छुपा हुआ था, दूसरा साथी जो बबीता के साथ था, वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए।
कार में जब वो बैठे और बबीता ने वैशाली से कहा कि बहन, मेरे पास अभी 25 लाख रुपए तो नहीं है, मेरे पास ये सिर्फ 8 लाख रुपए हैं, अभी तुम इससे काम चला लो, अभी जैसे ही मेरे पास और रुपए आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। बबीता जो 8 लाख रुपए लेकर आई थी वो एक बैग में डालकर लेकर आई थी और उसके बाद उसने वैशाली को ये बताया कि ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई के साथ आई हूं। उसने वैशाली को पैसों का बैग थमाते हुए ये कहा कि लो 8 लाख रुपए ये हैं, तुम गिनना चाहो तो इन्हें गिन सकती हो। जैसे ही बबीता बैग खोल रही थी तो फिर क्या था, वैशाली तो कार चलाकर आई थी और बबीता उसके साथ वाली सीट यानी कि ड्राइविंग के साथ वाली सीट कंडक्टर सीट पर बैठी हुई थी और जो वैशाली को बबीता ने उसका भाई बताया था वो पीछे बैठा था। जैसे ही वैशाली पैसों का बैग खोल रही थी और जो दूसरा आदमी था वो बाहर गाड़ी के बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहा था कि कोई आ जा तो नहीं रहा, हम अपना काम आराम से कर दें। और जैसे ही वैशाली उन पैसों का बैग खोल रही थी कि पैसे पूरे हैं कि नहीं, वैसे ही पीछे बैठा हुआ वो किलर जो बबीता ने वैशाली को अपना भाई बताया था, उसने क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ रुमाल वैशाली के नाक पर रख दिया और उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। और वहीं पर वैशाली के बेहोश हो जाने के बाद वैशाली को उस किलर ने अपने अंगोछे से उसका गला दबाकर उसका वहीं पर मर्डर कर दिया। और उसके बाद वो तो आगे बैठी थी ड्राइविंग सीट पर, तो उसे खींचकर उसी की कार में पिछली सीट पर लिटा दिया ताकि आसपास के जो भी लोग हैं यहाँ पर घूमने आते हैं या फिर कोई रहने वाला है, उन्हें यही लगे कि ये जो गाड़ी जिसकी गाड़ी है और जो गाड़ी के अंदर है शायद उसकी तबीयत खराब है, कि तभी वो अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करके गाड़ी के अंदर लेटा हुआ है। और उन्होंने तो वैशाली को मार दिया था, लेकिन जो वो 8 लाख रुपए थे वो 8 लाख रुपए को बबीता ने उन 2 किलर्स को दे दिया कि लो तुम अपने बराबर के 4-4 लाख रुपए बांट लेना और अब काम खत्म हो चुका है। मर्डर करने के बाद वो सभी वैशाली की बॉडी को उसी की कार में छोड़कर वो वहां से निकल दिए। और यहाँ पर तो ये भी बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई कि वैशाली के पति हरीश को भी इतनी बात का नहीं पता था कि वैशाली ने अपनी ही दोस्त को, वो भी ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 1-1.5 या 2 साल हुए थे अपनी दोस्त को मिले हुए, तो उसने अपने पति से छुपाकर 25 लाख रुपए अपनी दोस्त को दिए हैं, वो भी उधार पर। इसके चलते हुए बस इन्हीं 25 लाख रुपयों को लेकर वैशाली ने अपने पति को नहीं बताया कि वो कहां जा रही है और किससे मिलने जा रही है, जो कि वो उसकी हत्या का कारण बनी। बबीता से पूछताछ में कई राज खुले जो कि पुलिस भी चौंक चुकी थी। बबीता से जब इन्वेस्टिगेशन की गई, बबीता से पूछा गया कि हाँ अब तुमने ये तो बता दिया है वैशाली का मर्डर तुम लोगों ने कैसे किया, अब हमें जरा इतनी बात भी बताओ कि वो दोनों किलर कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो बबीता ने पुलिस वालों को ये बताया कि वो दोनों पंजाब के लुधियाना में रहने वाले थे। तो गुजरात की पुलिस ने पंजाब लुधियाना की पुलिस से कांटेक्ट किया और उन्हें उनका नाम बताया, तो उन दोनों का नाम था सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा। इस आदमी की तलाश शुरू कर दी और एक ही दिन के अंदर अंदर उसे भी पकड़ लिया गया और पंजाब की पुलिस लेकर उसे वलसाड ले आई। और जब उसे लेकर आया गया, उससे पूछताछ की गई कि हाँ भाई बताओ वैशाली का मर्डर तुमने किया है और कैसे किया है, क्यों किया था, किसके कहने पर किया था, अलग से बिठाकर पूछताछ की गई। तब उसने वही बात बताई जो बात पहले बबीता बता चुकी थी। और ये भी बताया कि बबीता ने हत्याकांड के दिन से 1 हफ्ता पहले हमसे कांटेक्ट किया था। बबीता 1 हफ्ता पहले ही वैशाली को मारने का मन बना चुकी थी। जब हमारी डील फाइनल हो गई तो हम जब 27 तारीख को हमने मर्डर किया था, तो हम 26 तारीख को यानी कि 26 अगस्त 2022 के दिन हम पंजाब लुधियाना से ट्रेन पकड़कर गुजरात पहुंचे। गुजरात में पहुंचने के बाद हमने एक होटल लिया, 1 रात होटल में रुके। तो अगले ही दिन 27 तारीख को जिस दिन ये कांड हुआ था, उस दिन हम ट्रेन पकड़कर वलसाड पहुंचे, जहां पर बबीता उन्हें अपनी ही गाड़ी में लेने आई थी। वहीं पर हम तीनों ने मिलकर आखिरी बार वैशाली के हत्याकांड की साजिश को रचा। इसके बाद वैशाली को मारने के लिए जगह को तय किया गया कि वैशाली को हम कहां पर बुलाकर उसे मार सकते हैं। वही योजना के जब इनकी सारी
प्लानिंग हो चुकी थी। तो ये प्लानिंग करने के बाद बबीता ने वैशाली को फोन किया और उसे उस जगह पर बुलाया। सुपारी किलर तो वहीं पर मौजूद थे। वो उस जगह पर कैसे करके या ऑटो रिक्शा लेकर या कैब कर कैसे भी कर वो वहां पर उस जगह पर पहुंचे। और कुछ देर बाद बबीता तो ऑटो से पहुंची थी और वैशाली अपनी ही गाड़ी लेकर आई थी। और ऐसे ऐसे हुआ था, हमने वैशाली का गला घोंटकर उसका मर्डर कर दिया। और ये सब इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये बात भी सामने आई कि जब वो दो किलर्स पंजाब के लुधियाना शहर से वो दोनों ट्रेन पकड़कर आने वाले थे या फिर लगा लो कि आ रहे थे, तो आने से पहले बबीता ने उन दोनों को गूगल पे पर यानी कि जी पे जो ऑनलाइन सिस्टम है, आपको तो पता ही है जो जी पे का सिस्टम है, ऑनलाइन उस बबीता ने किलर्स को पैसे दिए कि हाँ भाई अभी तुम ट्रेन से आ रहे हो तो ये तुम्हारा किराया है गुजरात में आने का। गुजरात में आने के बाद जब उन दोनों को कहीं रहना था, कहीं पर रुकना था, रात बितानी थी, तो बबीता ने उन दोनों को फिर गूगल पे पर पैसे ट्रांसफर किए कि हाँ भाई तुम वहीं के किसी पास ही होटल में तुम अपना रूम ले लो और हम सुबह मिलेंगे। और वैशाली की हत्या जिस अंगोछे से की गई थी, पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया गया। वो सुखवीर का था, जो कि दूसरे किलर का नाम है सुखवीर। और असल में एक बात और ऐसी चौंका देने वाली सामने आई कि पुलिस वालों को तो बबीता ने सिर्फ यही बताया था कि मैंने फेसबुक को ओपन किया और वहां पर किलर्स को ढूंढना सर्च किया। तो पता नहीं पुलिस वालों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया या फिर क्या बात थी कि ऐसे फेसबुक पर किलर्स कहां से मिलने लगे। जब उस बबीता ने एंड में इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये बताया, पूछताछ करते हुए ये बताया कि भाई मैं तो इन्हें पिछले 11 सालों से फेसबुक पर जानती हूँ, हमारी कभी कभी बात होती है। तो कहने का मतलब ये था कि बबीता उन किलर्स को, दोनों किलर्स को 11 साल पहले से जानती थी। और बबीता ने एक झूठ किलर को भी बोला था जिन्होंने वैशाली का मर्डर किया था। और झूठ ये था कि बबीता ने उन किलर्स को ये कहा था कि भाई मेरे पति का मेरे से तलाक हो गया है, वो भी वैशाली की वजह से, हम दोनों के बीच में वैशाली आ रही है। इसी बेस पर उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने वैशाली के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लिया। और उन दोनों किलर्स को तो वैशाली को मारने के बाद उन्हें जब पैसे दिए गए तो वो वापस लुधियाना पहुंचे। तो पहुंचने के बाद उन्होंने अपने शौक पूरे किए, बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें ली जो वो कभी लेने की सोचा करते थे। अपने हाथों पर महंगे महंगे टैटू भी बनवाए। और ये भी सामने आया कि ये दोनों किलर्स लंबे समय से एकदम खाली थे, निठल्ले, कोई काम धंधा ये नहीं कर रहे थे। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने इस केस को सॉल्व कर लिया था, उन दोनों किलर्स को पकड़ लिया था। जो बबीता ने जिसका इस वैशाली के मर्डर की प्लानिंग की थी उसे भी पकड़ लिया था और सब कुछ हाथ इनके लग चुका था। बस कहावत यही है कि पैसा इंसानी रिश्तों का कातिल है। आज के दौर में पैसों के लालच में इंसान इतना अंधा हो चुका है कि उसे कोई भी रिश्ता नजर नहीं आता, ना ही बहन भाई का, माता पिता का, या फिर आप दोस्ती में लगा लो। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि एक बेटे ने अपनी माँ को मार डाला, तो अब आप इसी से लगा सकते हो। चलिए वो तो एक इसलिए था कि उसकी माँ बीमार थी, लेकिन पैसों का मामला नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी माँ तो थी। वैसे ही यहाँ पर है कि एक दोस्त ने अपनी दोस्त को मार दिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। कि बस मेरे कहने का मतलब यही है कि आज का समय ऐसा है कि पैसे के आगे कोई भी रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों बस यही स्टोरी थी आज की। आप मुझे बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जल्दी से आइए और हम इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपको एक शाउट आउट दूंगा, तो आप फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से आइए और चलिए फिर आगे मिलते हैं एक और मजेदार, कमाल की, चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।